मैं तेरा मेरा निशान, साया जो तुझसे जुड़ा है मुझसे जुदा है खुदा, गर शिकवा है गुनाह, भूला मैं तेरा मेरा निशान, साया जो तुझसे जुड़ा है मुझसे जुदा है खुदा, गर शिकवा है गुनाह, भूला मैं तेरा मेरा निशान, साया जो तुझसे जुड़ा है मुझसे जुदा है खुदा, गर शिकवा है गुनाह, भूला मैं तेरा मेरा निशान, साया जो तुझसे जुड़ा है मुझसे जुदा है खुदा। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फिर से आप लोगों के सामने यूट्यूब के माध्यम से उपस्थित हूं। मैं फिर से अनिल इंग्लिश क्लासेस के सभी शुभ चिंतकों, सभी बच्चों, सभी छात्र छात्राओं एवं इस चैनल को देखने वाले सभी लोगों का मैं फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। आइए, पिछले क्लास में जहां तक मैं आपको पढ़ा दिया था, मैं उससे आगे का बात लेकर टाइम एंड टेंस का तीसरा क्लास लेकर फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। आइए, आज हम लोग टाइम एंड टेंस का तीसरा क्लास करने जा रहे हैं, थर्ड क्लास, क्योंकि इससे पूर्व मैंने 2 क्लास दिया इसमें, और ये मेरा आज तीसरा क्लास है टाइम एंड टेंस का। सेम डेट में मैं 5 मिनट के अंतराल पर ही ये वीडियो बना रहा हूं, यानी सेम डेट है ये 5/6/2020, है ना। आज मौसम का साथ है, मौसम सुहावना है, इसलिए वीडियो बनाने में परेशानी नहीं हो रही। क्लास की माहौल भी बहुत कूल है, काफी कंफर्टेबल माहौल है, काफी कंफर्टेबल वेदर है, जिनके कारण से मैं दूसरा वीडियो फिर से बनाना प्रारंभ कर दिया, जिससे आपको ही फायदा होगा, जो आपकी सिलेबस ज्यादा घिंचाएगा। पिछले क्लास में आपने ये टेबल को देखा था, आशा करते हैं जो इस टेबल को आप कंप्लीट कर लेंगे पूरी अच्छी तरह से। अब मैं इससे आगे की बात करने जा रहा हूं, इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूं और आगे की बात यहां से मैं फिर बताऊंगा। अब यहां से जो है, मुख्य रूप से यहां के शिक्षक नहीं, कोई भी अंग्रेजी के शिक्षक जो है टेंस को मेनली ट्रांसलेशन व्यू से पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, 12वीं में ट्रांसलेशन व्यू से टेंस है ही नहीं, ट्रांसलेशन व्यू से इसको दिया ही नहीं गया। वहां दिया गया है वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म। यहां जो क्वेश्चन एराइज होती है वो होती है ब्लैंक को फिल करने के लिए, यानी खाली स्थान को भरने के लिए, फिलिंग द ब्लैंक्स को भरने हेतु। किसके द्वारा? वर्ब फॉर्म के द्वारा। कैसा वर्ब फॉर्म?
एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म के द्वारा, है ना, उचित क्रिया के साथ। आइए देखते हैं, लेकिन जब तक आप इसका बेसिक कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो वर्ब फॉर्म आप अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए बेसिक कंसेप्ट को देखना जरूरी है। तो आइए पहले हम लोग कुछ स्ट्रक्चर बेस्ड सेंटेंस को देखते हैं, जिसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, ठीक है। उसको करने के बाद हम लोग 12th बोर्ड में जो मेन क्वेश्चन आती है उसका काम करेंगे, लेकिन उससे पूर्व जो है आप लोगों को ट्रांसलेशन व्यू से हम स्ट्रक्चर बेस्ड सभी सेंटेंसेस का अनुवाद भी आपको सिखा देते हैं, और फिर जाकर हम 12th बोर्ड में जैसा क्वेश्चन पूछता है वैसी बातों का आगे जिक्र करेंगे, है ना। ध्यान से देखते रहेंगे आप बोर्ड पर। आइए सर्वप्रथम यहां मैं आप लिख रहा है स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मेरा एस लिखने का स्टाइल अलग है बाबू, गुस्सा मत कीजिएगा आप लोग, मेरा आदत बन चुका है इस तरह से लिखने का। स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। बहुत बच्चे हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, सर ये राइटिंग कहां से आपने सीख के लाया। बाबू ऐसा कोई बात नहीं है, ये बोर्ड पर बिताया हुआ समय का असर है, इस मां सरस्वती का देन है, इस क्लास का देन है, इस क्लास के बच्चों का समर्थन का देन है, इस संस्थान का, इस बच्चों का, इस संस्थान के परवेशनी बच्चों का ये प्यार है, जिस वजह से मैं ऐसा कुछ लिख पाता हूँ। शायद आपको पसंद आए ना भी आए। अभी तो मेरा वीडियो सिर्फ मेरे बच्चे नहीं बहुत आदमी देख रहे हैं, तो शायद किसी को पसंद भी ना आए, क्या लिख देते हैं, क्या करते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उसको उच्चारण कर ही देता हूँ। ये एस है, एस के बाद टी है, लेकिन क्लास में तो मैं इसी को टी मानता था, लेकिन अभी आप लोगों को नहीं करना है। STRUCTURE स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बाबू? तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर। बहुत किताबों में, बहुत शिक्षकों ने इस अदर वर्ड्स के जगह ऑब्जेक्ट लिखा है, और ऑब्जेक्ट लिखा भी रहता है, मैं उसे गलत नहीं कहता हूं, लेकिन मैं ऑब्जेक्ट ना लिखकर अदर वर्ड्स लिखता हूं। क्यों लिखता हूं? क्योंकि एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट लिखने से स्ट्रक्चर अधूरा हो जाता है। बोलिए क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के बाद ही वाक्य समाप्त कहीं कहीं होती है, लेकिन कहीं कहीं ऑब्जेक्ट के अतिरिक्त भी चीजें वहां पर होता है, इसीलिए पूरा स्ट्रक्चर होता है। अदर वर्ड्स लिख देने से वह सारी बातें भी आ जाती है। तो मुख्य रूप से अदर वर्ड्स में दो बातें होती है, जो जनरली लोग ऑब्जेक्ट वहीं पर लिख देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो इस अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट दिया रहता है, यानी दोनों बातें आ गई, सभी बातें आ गई। ये स्ट्रक्चर से जो है आपकी सारी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट क्या है? तो बाबू मेरे, ये हम 11th में ही पढ़ा चुके हैं, आपको पता होना चाहिए। मेरे यहाँ के बच्चों से आप पता कर लें, जो मैं 11th में एक टॉपिक पढ़ाता हूँ जिसका नाम है मोर अबाउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीडिकेट एंड कंप्लीमेंट। मोर अबाउट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीडिकेट एंड कंप्लीमेंट, वहां पर मैं इसका जिक्र किया हूं। कंप्लीमेंट हिंदी ही होता है इसका पूरक, जो द वर्ड विच कम्स टू फुलफिल द मीनिंग ऑफ ए वर्ब इज नोन एज कंप्लीमेंट। यानी जो कोई क्रिया होती है वह जो कुछ अधूरा सा लगता है, उस अधूरा सा को जो पूरा कर देता है वही होता है कंप्लीमेंट। द वर्ड विच कम्स टू complete the fulfill the meaning of a verb is known as complement। तो आपका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप। अदर वर्ड्स में दो बातें, ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट, है ना।
अब देखिए बाबू, यहां से जो काम करेंगे तो फिर आपको एक परेशानी उत्पन्न हो जाएगी। वह परेशानी उत्पन्न हो जाएगी वर्ब से रिलेटेड। किससे रिलेटेड परेशानी उत्पन्न होगी? वर्ब से। यदि मैं यहां पर भी थोड़ा सा आपको बेसिक क्लास नहीं दिया तो फिर आप जो है चैप्टर में बार बार फंसेंगे, चैप्टर आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है? क्यों? कहिए क्यों? क्यों हमने ऐसा बात बोला? V1 तो सभी को जनरली पता होता है, लेकिन इस V1 से कैसे हम V5 में जाएंगे? जहां हमको वर्ब, सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी तो V5 हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि V5 के लिए हम लोग जानते हैं कभी S जोड़ा जाता है तो कभी ES जोड़ा जाता है, कभी S जोड़ा जाता है तो कभी ES जोड़ा जाता है ना? तो जब S जोड़ा जाता है कहां और ES जोड़ा जाता है कहां? V5 में। V5 बनाने हेतु V1 में कहां जोड़ा जाता है, इस बात को जानना बेहद आवश्यक है। तो मैं इसको इग्नोर ना करते हुए मैं आपको बता ही देता हूं, ताकि आप भी हमें याद करेंगे तो कोई शिक्षक थे जो पूरा कंसेप्ट के साथ हमें पढ़ा रहे हैं। चाहे आप कहीं और भी पढ़ते हो, हमें उससे मलाल नहीं है। यदि हमारी वीडियो आपके काम आ जाती है तो ये हमारी सौभाग्य की बात है। चलिए आइए, ये लिख लिया होंगे स्ट्रक्चर आप लोग। स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। अब हम एक क्वेश्चन एराइज किए जो V1 और V5 में दिक्कत होगी आपको। V1 जनरली लोगों को याद रहता है, V5 बनाने में गलतियां हो जाता है। कहीं वो जहां ES जोड़ना चाहिए वहां S जोड़ देता है, जहां S जोड़ना चाहिए वहां ES जोड़ देता है। तो ये सब कुछ परेशानी होती है। जनरली S जोड़कर ही बनता है और कुछ कुछ जगह है जो ES जोड़ के बनता है। तो मैं ऐसी बातों का जिक्र कर देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए आप ध्यान बनाए रखे बोर्ड पर। बोर्ड पर आप ध्यान बनाए रखे बाबू, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी वादा है आपसे, जो आप बोर्ड पर निगाहें बनाए रखें। ये रिमेंबर पॉइंट करके हम दे दे रहे हैं, आप लोग इसको याद रखिएगा। रिमेंबर पॉइंट करके हम इसे दे दे रहे हैं, याद रखने योग्य बातें। रिमेंबर है ना? आइए इसमें पहला ध्यान दीजिएगा, द वर्ब which is, the verb which is ending with, the verb which is ending with CH, O, SH, X and कोमा नहीं दीजिए, ऑब्लिक देके दीजिए, क्योंकि इसमें से किसी के साथ होगा, सबके साथ तो एक वर्ब की समाप्ति नहीं ना हो सकता है ना? X और डबल S, then we make it singular मतलब B5, singular मतलब B5, then we make it singular by adding ES after itself, by adding ES after itself। देखिए मैंने क्या लिखा है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। करेक्ट वर्ब व्हिच इज एंडिंग विथ CH ऑब्लिक O ऑब्लिक SH ऑब्लिक S और S डबल S, यानी इनमें से किसी क्रिया की समाप्ति CH के साथ
या ओ के साथ, या एस एच के साथ, या एक्स के साथ, या डबल एस के साथ। इस वर्ड को याद रखिएगा। किसी वर्ब की समाप्ति सी एच के साथ, या ओ के साथ, या एस एच के साथ, या एक्स के साथ, या डबल एस के साथ होती है तो हम लोग इसे सिंगुलर बनाने हेतु, विभाई बनाने हेतु एडिंग करते हैं, जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईएस। कहाँ जोड़ते हैं? आफ्टर इटसेल्फ। आफ्टर इटसेल्फ मतलब जो वर्ब दिया रहेगा उसका जो विभाई बनाएंगे तो उस वर्ब के बाद हम लोग ईएस जोड़ेंगे, है ना। हिंदी समझने में किसी को दिक्कत? कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिसको हिंदी में परेशानी हो? नहीं होगी, हमने तोड़ तोड़ कर समझा दिया। जो वर्ब यानी क्रिया हुई चीज जिसकी समाप्ति इंडिंग हुई, जिसकी समाप्ति होती है सी एच के साथ, या ओ के साथ, या एस एच के साथ, या एक्स के साथ, या डबल एस के साथ, तो विभाई बनाने के लिए यानी सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो स्वयं के बाद यानी उस वर्ब, दिया गया वर्ब के बाद ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ईएस। दिया हुआ वर्ब के बाद ईएस जोड़ेंगे, है ना। देखिए एग्जांपल, एक तरफ हम V1 लिख रहे हैं और एक तरफ हम V5। आप लोग कॉपी खोलकर नोट भी करते जाएंगे क्योंकि हम लिखने का ज्यादा समय नहीं दे सकते हैं। आपको वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, पिछला वीडियो भी बहुत बड़ा हो गया। V1 एक तरफ, V5 दूसरे तरफ। अब देखिए सबसे पहले CH का दिया गया है ना, तो CH में देखिए कैच का नाम सुने होंगे आप लोग। कैच, कैच मतलब होता है पकड़ना, है ना। देखिए इसकी समाप्ति किसके साथ हुई है? CH के साथ। अब इसको क्या बनाना है हमको? V5। V5 बनाने के लिए क्या करेंगे? अभी नियम पढ़े हैं, जो प्लस ES करेंगे यानी जो वर्ब दिया गया है उसी में ES क्या करेंगे? जोड़ देंगे। बराबर ये हो जाएगा कैचेज। ये हो गया आपको वर्ब का 5वां रूप। कोई दिक्कत? एक और देख लीजिए एग्जाम्पल। वॉच। वॉच मतलब जनरली बच्चे घड़ी जानते हैं, तो बाबू घड़ी होता है नाउन के अर्थ में। वर्ब के अर्थ में वॉच मतलब होता है देखना। जब कोई भी मूविंग चीज को हम देखते हैं तो वॉच का प्रयोग करते हैं, है ना। वॉच मतलब देखना भी होता है, घड़ी होता है नाउन के अर्थ में। तो देखिए इसकी भी समाप्ति CH के साथ। इसको भी क्या बनाएंगे? V5। V5 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो जो है उसको पहले लिख देंगे, वॉच लिख दिए और उसके बाद प्लस ES करेंगे, तब ये क्या हो जाएगा? वॉचेज। नहीं हो जाएगा। फिर क्या था? ओ के साथ समाप्त, है ना। तो गो का नाम सुने होंगे। गो मतलब क्या होता है? जाना। देखिए इसका समाप्ति ओ के साथ। फिर V5 बनाने के लिए क्या करेंगे? तो V5 बनाने के लिए गो प्लस ES करेंगे, बराबर क्या बन जाएगा? गोज। डू का नाम सुने होंगे, करना। इसकी भी समाप्ति ओ के साथ। डू मतलब करना, इसकी भी समाप्ति ओ के साथ। इसको भी V5 बनाएंगे तो क्या करेंगे? डू प्लस ES बराबर क्या हो जाएगा? डज, है ना। अब क्या है? SH। प्लेस का नाम सुने होंगे, प्रकाशित करना, प्रकाश देना। मोबाइल सब में भी होता है प्रकाशित करना या प्रकाश फैलाना, है ना। प्रकाश फैलाना। देखिए इसकी समाप्ति SH के साथ। इसको भी करेंगे V5 तो क्या हो जाएगा? FLASH प्लस ES बराबर क्या हो जाएगा? फ्लैशेज। क्या हो जाएगा? फ्लैशेज। बाबू अब नीचे नहीं दिखेगा, जल्दी से आप लोग नोट करें। सेकंड का टाइम आप लोगों को दे रहे हैं, जल्दी से लिख ले। अभी लिखना आवश्यक लगता हो तो जरूर नोट कर लेंगे जिसे हाथ चला के।
तेजी तेजी हाथ चलाकर लिख ले बाबू। यदि लिखना आवश्यकता होता है तो तेजी तेजी हाथ चलाए। ऊपर जगह है तो हम लिख दे रहे हैं। प्लस वाला देख लिए। उसी तरह से विश होता है, WISH। विश मतलब होता है इच्छा जाहिर करना। तो देखिए इसकी समाप्ति भी किसके साथ हुआ है? एस, इच्छा करना होता है इसका हिंदी, है ना। तो देखिए इसका भी V5 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विश प्लस ES बराबर क्या हो जाएगा? विशेष। देखे होंगे, है ना। इसके बाद क्या है? X के साथ है ना जी। X के साथ है तो क्या हो जाएगा? टैक्स। टैक्स मतलब सुने होंगे कर देना, ऋण देना। ये V5 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? टैक्स प्लस ES बराबर क्या हो जाएगा? टैक्सेज, है ना। कुछ नहीं है बाबू, इसमें कुछ भी नहीं है। इस रूल को थोड़ा मिटा रहे हैं। दो एक SS वाला बचा है, उसको हम समझा दे रहे हैं ना। देखिए उसको क्या है? SS के साथ है ना जी। SS के साथ है। गैस का नाम सुने होंगे आप लोग। गैस अनुमान लगाना होता है। नहीं कहते हैं गैस क्वेश्चन दिया है सर, अनुमान लगाना, अनुमानित क्वेश्चन। देखिए इसकी समाप्ति SS के साथ हुआ है। SS के साथ हुआ है तो क्या हो जाएगा? गैस प्लस ES हो जाएगा गैसेज, है ना। इम्प्रेस, मोहित करना। नहीं कहते हैं इम्प्रेस करने के लिए ऐसे कर रहा है। बहुत को देखे होंगे इम्प्रेस शब्द का प्रयोग। तो इम्प्रेस में भी क्या है? SS। मोहित करना होता है, मनमोहित करना, इम्प्रेस। तो क्या हो जाएगा? इम्प्रेस प्लस ES, इम्प्रेसेज, है ना। पहला रूल हुआ क्लियर। जो कैसे हम V1 को V5 में बदलेंगे, ये फर्स्ट रूल था जो हमने क्लियर किया। जल्दी लिखिए इसको, हाथ चला के लिखिए बाबू। जितना हाथ चला कर लिख सके तेजी तेजी लिखिए। तेजी से हाथ चलाकर लिखिए। लिख लिए होंगे। आइए अब इसका हम सेकंड रूल का जिक्र करते हैं। बेहद आसान रूल है, बेहद आसान है बाबू। थोड़ा सा ध्यान रखना है बस बोर्ड पर, निगाहें इधर उधर नहीं देना है, भटकना नहीं है। सिर्फ हमारी आवाजों को सुनिए और बोर्ड पर ध्यान को बरकरार रखिए। लिखने का जरूरत पड़े तो कॉपी कलम साथ रखिए, है ना। अब क्या है, इसी क्रम में ये बेसिक वाला ही बातें बता रहे हैं। दूसरा बात बता रहे हैं, द वर्ब
the verb which is ending with y, ending with y, and a vowel comes before the y, then it becomes singular. Singular मतलब डिवाइड by adding s after itself. ध्यान से सुनिए, कह रहा है the verb which is ending with, कह रहा है क्रिया जिसकी समाप्ति किसके साथ, y के साथ, एंड ए vowel और एक स्वर वर्ण comes before the y, वो किसके पहले आ जाए, y के पहले आ जाए, देन तब यह सिंगुलर जो बनता है सिर्फ s लगाकर बनता है ना। यानी एक क्रिया जिसकी समाप्ति किसके साथ, y के साथ होती है और y से पहले यदि एक स्वर्ण वर्ण आता है तब इसे सिंगुलर बनाने हेतु स्वयं के बाद s जोड़ा जाता है। स्वयं के बाद क्या जोड़ा जाता है, s। याद रहेगा। देखिए एग्जाम्पल, प्ले का नाम सुने हैं आप लोग। प्ले मतलब क्या होता है, खेलना। देखिए इसकी समाप्ति किसके साथ हुआ है, एंडिंग हुआ है इसका y के साथ, एंडिंग विथ y। समाप्ति जो हुआ है इसका बाबू रे वो हुआ है y के साथ। लेकिन आप y से पहले नजर दीजिए, y से पहले देखिए ए नजर आ रहा है, y से पहले क्या है, ए क्या है, vowel। और जब vowel नजर आ जाएगा तब सिर्फ इसमें क्या जुटेगा, s स्वयं के बाद। तो प्ले प्लस s बराबर क्या बन जाता है, प्ले। यही होता है वर्ब का पांचवा, और वर्ब का पांचवा क्या होता है, सिंगुलर। वर्ब का पांचवा क्या होता है, सिंगुलर। कोई दिक्कत। इसी तरह से दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, जॉय। जॉय मतलब आनंद उठाना, जॉय मतलब आनंद। देखिए इसकी भी समाप्ति क्या हुआ है, किसके साथ हुआ है, y के साथ। y से पहले नजर दीजिए बाबू, y से पहले वो नजर, वो क्या है, vowel। तब जो इसको बनाएंगे V5 तो क्या बनेगा, जॉय प्लस ओनली s बराबर जॉयस। ये बन जाएगा वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर, वर्ब का पांचवा रूप सिंगुलर, है ना। इसी तरह से जो भी आएगा नियम सीख गए हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा इसी तरह से, है ना। चलिए ध्यान बरकरार रखिएगा। अब हम स्टार पॉइंट तीसरा लिखाने जा रहे हैं। इधर उधर ध्यान ना रखकर कृपया निगाहें बोर्ड पर बनाए रखें। आवाज मेरी, कान जो है मेरी आवाजों पर फोकस करके रखें ताकि किसी भी प्रकार का बात सुनना आपका मिस ना हो जाए। अब बोर्ड पर निगाहें रखें, जो किसी भी प्रकार का चीज देखना ना छूट जाए। आइए तीसरा स्टार पॉइंट। तब तक आप इसको लिख भी लेंगे, जिसको लिखने का आवश्यकता है बाबू कॉपी खोलकर लिखते रहेंगे। द वर्ब which is ending with y and a consonant
comes before the y, comes before the y, then it becomes singular. Singular मतलब B5 singular, it becomes singular, replacing y by I, यानी y को रिप्लेस कर देंगे I के साथ, है ना, and adding es after itself, है ना, लिखते भी जाएंगे। कहा है तो अभाव क्रिया जिसकी समाप्ति y के साथ, y से पहले एक कॉन्सोनेंट, तो क्या होगा, सिंगुलर कैसे बनाएंगे, तो सिंगुलर बनाने हेतु y जो आएगा उस y को बदल देंगे I में, y को क्या करेंगे I में बदल देंगे, है ना, यानी ये y जो है रिप्लेस हो जाएगा I में, अब फिर I में जो रिप्लेस होने के बाद ये es क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। नया बात समझ, y बदल जाएगा I में और I के बाद प्लस हो जाएगा es, है ना, यानी एक क्रिया जिसकी समाप्ति y के साथ होती है और y से पहले एक व्यंजन वर्ण आती है, तो इसे सिंगुलर बनाने हेतु y को I से बदल दिया जाता है एवं बदलने के बाद अंत में es जोड़ दिया जाता है। इस तरह से हमारा वर्ब का पांचवा रूप फिफ्थ फॉर्म बन जाता है जो सिंगुलर होता है। देखिए एग्जाम्पल, देखिए ना बाबू, बहुत आसान है, देखते रहिए ना, कुछ नहीं है लेकिन कंटिन्यूटी मस्ट है और आपका ध्यान रखना भी मस्ट है कुछ नहीं लेकिन ध्यान देना बहुत जरूरी है ना बाबू। जैसे आपने कराय का नाम सुना होगा, कराय मतलब चिल्लाना रोना नहीं होता जी। देखो y के साथ क्या हुआ, इंडिंग विथ y के साथ इसकी क्या हुई है, समाप्ति, है ना। और y से पहले नजर दीजिए क्या है, आर क्या है, कॉन्सोनेंट। तब जो इसको V5 बनाएंगे, बाबू रे, तो क्या करेंगे, क्या सब बोले हैं, y को I में, तो CR तक लिख देंगे, y को अब बदलेंगे I में, तो y के जगह पर क्या आ गया, I, अब फिर क्या बोले, प्लस ES, यानी प्लस ES बराबर क्या आ गया, क्राइस। यही बन गया हमारा वर्ब का पांचवा रूप, है ना। जिस तरह से फलाय मतलब उड़ना, देखो इसकी समाप्ति एंडिंग किसके साथ, y के साथ, है ना, एंडिंग विथ y। अब y से पहले देखिए क्या है, एल क्या है, कॉन्सोनेंट। तब जो इसको V5 बनाएंगे बाबू रे, तो V5 बनाने बाद क्या करेंगे, FL रखेंगे नहीं रे, और y के जगह क्या कर देंगे, I के बाद क्या कर देंगे, ES बराबर ये क्या हो जाएगा, फ्लाइट। बताइए किसी प्रकार का दिक्कत, एक्सेट्रा इसी तरह से बहुत होगा। करने के लिए आप लोग ट्राई का कर सकते हैं, नहीं कर सकते, स्टडी का कर सकते हैं, ये सब हो जाएगा। इसको खाली रूल को समझना, एग्जाम्पल को ध्यान में रखना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। लिखना है हाथ चला कर लिखिए, तेजी लिखिए, है ना। उसे समझ लेने पर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम तो होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हाथ चला कर लिखिए बाबू, हाथ को थोड़ा गति अवस्था में रखिए, जल्दी लिखिए, फिर मैं इससे आगे का काम करूंगा। अब यहाँ से काम जो होगा वह एग्जाम्पल का काम होगा। किसका काम होगा,
एग्जाम्पल का हाथ चलाकर लिखिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अभी एक पुस्तक हाथ में लेता हूं, जो आप यहां से जो मैं आपको काम कराऊंगा तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा, है ना। तो एग्जाम्पल सटीक हो। एग्जाम्पल के लिए अब मैं एग्जाम्पल का देखता हूं, थोड़ा सा किताब में दिया है, मैं आपको एग्जाम्पल देता रहूंगा, आगे बढ़ता रहूंगा। लिख लिए बाबू आप लोग, लिखिए थोड़ा सा तेजी से, जितना फास्ट लिखिएगा। मिटा दूं? आइए अब यहां से थोड़ा सा हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं हर स्ट्रक्चर पर, अब फिर जाकर हम लोग चलेंगे जो 12th में जो पूछता है बोर्ड में उसका क्वेश्चन कैसे करेक्ट करेंगे, तब वहां से। अब यहां से जो है ट्रांसलेशन आज तो ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, बस अफर्मेटिव नेगेटिव 2 बता दे रहा हूं। अब फिर जाके अफर्मेटिव बता दे रहा हूं, नेगेटिव पर फिर जाकर जो है एक अलग सा बेसिक कंसेप्ट देना पड़ेगा फिर आपको, हमको, है ना। स्ट्रक्चर पहले ही लिखा दिया था मैं, लेकिन फिर से एक बार लिखा देता हूं। एस फिर से मेरा अब अजीब स्टाइल में लिखाएगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, सब चीज आपको पता है। स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव, सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य का जो है स्ट्रक्चर। यदि वाक्य सकारात्मक हिंदी में दिया हो तो अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको कैसे चेंज करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे, है ना। इसके लिए स्ट्रक्चर मैंने अभी लिखाया था, फिर आपको सब्जेक्ट प्लस B1 ऑब्लिक B5 प्लस अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स में आपको बताया था मैं क्या सब मिला होता है, 2 बातें मुख्य रूप से, कौन कौन, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। है ना, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। आइए कुछ क्वेश्चन का अब मैं करता हूं। अब यहां से थोड़ा बहुत एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए, अफर्मेटिव अफर्मेटिव में दिया हुआ है हम लोग शाम को क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग शाम को क्रिकेट खेलते हैं। है ना। यहां पर हम लोग क्या हो गया, पहले तो पहचानिए ये बात है कि नहीं। तो पहचान हिंदी वाक्य का बताए थे, जिसके अंत में तातीती वाला होता थे। देखिए यहाँ पर खेलते हैं तो पहचान गए, ये किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अफर्मेटिव को आगे सकारात्मक बात कर रहा है। इस स्ट्रक्चर पर सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन खेलता है, हम लोग। काम कौन कर रहा है, हम लोग का अंग्रेजी वी कौन पर्सन, कौन नंबर, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, अपने साथ बाद क्या देगा, प्लूरल। तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। प्ले क्या होता है, V1। वी प्ले क्या खेलते हैं, क्रिकेट। तो क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। तो वी प्ले क्रिकेट। कब खेलते हैं बाबू रे, तो शाम को। तो इन द इवनिंग, वी प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। हम लोग शाम को क्रिकेट खेलते हैं। We play cricket in the evening.
और देखते हैं दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है। सोनम मुझे एक पुस्तक देती है। सोनम मुझे एक पुस्तक देती है। सबसे पहले पहचान लीजिए बाबू, तो टी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब वाक्य सकारात्मक है तो इस स्ट्रक्चर पर बैठ जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगी? सोनम। तो लिख दिए सब्जेक्ट को पहले, यानी सोनम को पहले। अपनी सोनम क्या देती है? एक किताब देती है। किसे देती है? मुझे, यानी सोनम मुझे क्या दे रही है? तो सोनम जो है एक किताब देती है ना? कौन देती है? सोनम। किसको देती है? मुझको। तो मुझे क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी सोनम। सोनम क्या हो जाएगी? थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर। तो ये अपने साथ V1 लेगा कि V5? जब यह सिंगुलर तो वर्ब भी क्या लेगा? सिंगुलर। सिंगुलर कौन होता है? V5। V5 अब किसका लिखना है? देना का। तो देना का होता है गिव। गिव का V5 क्या हो जाएगा? गिव्स। सोनम गिव्स। किसे देती है? तो देखिए यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गया, मुझे और एक पुस्तक। मुझे भी ऑब्जेक्ट है और एक पुस्तक भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट है। इसका भी आप देखिए, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा तो मेरे बच्चे तो अच्छी तरह से बात बुझ जाते हैं मेरी, लेकिन बाहरी बच्चे को लगेगा ये अपना बड़ाई स्वरूप कुछ बोलते रहते हैं। लेकिन बड़ाई स्वरूप नहीं, देखिए ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है। कौन ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, कौन ऑब्जेक्ट बाद में लेंगे, ये सारी बातें हम 11th में पढ़ा चुके हैं। अब एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ एक है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? तो द ऑब्जेक्ट विच इज रिलेटेड टू लिविंग थिंग इज नोन एज indirect object. The object which is related to non-living thing is known as direct object. यानी जो निर्जीव से संबंधित होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो सजीव से संबंधित होगा वो हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब दो ऑब्जेक्ट आ जाए ना, तो सबसे पहले आप इनडायरेक्ट को रखने के लिए आप डायरेक्ट को भी पहले रख सकते हैं, लेकिन तभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत ये हो जाएगा जो यदि आप डायरेक्ट को पहले रखते हैं ना, तब आपको इनडायरेक्ट से पहले प्रीपोजिशन टू लगाना पड़ेगा। तो हम ऐसा परेशानी क्यों ले? इनडायरेक्ट को पहले कहने रख दे जो हमको टू आप टू लगाने का कोई जरूरत ना पड़े। यानी सोनम गिव्स, मुझे का क्या हो जाएगा? मी क्या देती है? एक, तो एक किताब का बुक। अब देखिए इसमें यदि हम डायरेक्ट को पहले रखते हैं तब क्या हो जाएगा? तो सोनम गिव्स तो रहेगा, ए बुक हो जाएगा। आप देखिए ए बुक क्या है? निर्जीव है, यानी डायरेक्ट पहले आ गया। तब हम क्या बोले? इनडायरेक्ट से पहले आपको टू लगाना पड़ेगा, यानी मी से पहले देखिए टू पोजीशन क्या लाना पड़ा? टू लाना पड़ा, है ना? यानी सोनम गिव्स ए बुक टू मी। ये हो गया। इसमें हमने डायरेक्ट को प्रीफर किया और इसमें क्या किया? इनडायरेक्ट को प्रीफर किया। लेकिन ज्यादा यही सुटेबल है, क्योंकि ये इसमें मिसमाइंडेड हो सकता है तो गलत हो जाएगी, है ना? तो इसको ध्यान में रखेंगे। कोई दिक्कत? मेरे पिताजी, अगला ट्रांसलेशन, मेरे पिताजी, मेरे यहां तो दिखेगा ही नहीं, लिख लिया आप लोग क्या? मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं। मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं। मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं। तो आप देखिए टहलते हैं से पता चल गया, है ना? तो आ जाइए, लिखिए मेरे पिताजी क्या बोले थे? मेरे पिताजी, मेरा भाई, मेरी बहन, याद आया? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो माय फादर हो गया,
जब ये सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर। तो माय फादर, अकालना का वाक होता है तो वाक में क्या लग जाएगा? एस। माय फादर वॉक्स, कहाँ कब टहलते हैं? सुबह में। तो माय फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग। माय फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग। मेरे पिताजी सुबह में टहलते हैं। माय फादर वॉक्स इन द मॉर्निंग। आइए अगला, अगला कह रहा है, अगला देते हैं अपने तरफ से। सूर्य, सूर्य पूरब में उगता है, पूरब में उगता है। सूर्य कहाँ उगता है? पूरब में। तो देखिए इसके अंत में क्या है? ता है। ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। सन क्या है? एक वस्तु का नाम है, एक का नाम है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर। तो हो जाएगा द सन। उगना का क्या होता है? राइज। ये क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर। तो वर्ब में क्या लग जाएगा? पांचवा आएगा। तो द सन राइजेस कहाँ उगता है जी? इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य कहाँ उगता है? पूरब में, है ना। आइए कितना एग्जाम्पल हुआ? 1 2 3 4, एक और दे देते हैं, 5 एग्जाम्पल दे देते हैं, सबको क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना। एक एग्जाम्पल हम ऊपर में कर दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल अब दे रहे हैं, मैं तुम्हें रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें रोज अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। लिखता हूँ, पहचान गए? सकारात्मक है नहीं अफर्मेटिव में। सब्जेक्ट हो गया मैं, तो आई के साथ यार आया, नोट में लिखा थे। आई होता सिंगुलर है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये क्या लेता है? V1 लेता है ना। तो V1 लेता है तो पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? टीच। आई टीच। अब देखिए यहाँ पर भी 2 ऑब्जेक्ट आ गया बाबू। एक है तुम्हें और एक है अंग्रेजी। तो ये अंग्रेजी निर्जीव हो जाएगा, तुम्हें क्या हो जाएगा? सजीव। तो इसको पहले रख लीजिए। आई टीच यू, क्या पढ़ाते हैं? इंग्लिश। कब पढ़ाते हैं? रोज। तो रोज का एवरीडे भी लिख सकते हैं, या नहीं तो डेली भी लिख सकते हैं। एवरीडे लिखिए या डेली, दोनों क्या है? एक ही चीज है। या इसी को क्या करते हैं? पहले यदि इसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट को प्रीफर करें तो क्या हो जाएगा? आई टीच इंग्लिश टू यू डेली, या नहीं तो एवरीडे। डेली नहीं तो एवरीडे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वजह से थोड़ा सा क्या होता है? चेंजिंग। जब डायरेक्ट को हम पहले लिखते हैं तो इनडायरेक्ट बाद में जाएगा, तो बाद में जो जाएगा तो इनडायरेक्ट अपने पहले जो है प्रीपोजिशन क्या लेता है? टू। बाबू मेरे, जिसको लिखना है, हमको नहीं लगता है जो लिखने का आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि मैं इतना धीरे धीरे बोलकर लिखकर समझा चुका हूँ, तो आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि किसी को लिखने की आवश्यकता होती है तो इसे जल्दबाजी में लिखे, ताकि मैं आगे इससे आगे बता सकूं। इससे आगे फिर एक बेसिक कंसेप्ट देना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको परेशानी बढ़ जाएगी। इससे आगे यदि बेसिक क्लास हम नहीं देते हैं तो आपकी परेशानी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे, समझ रहे ही हैं। नहीं भी एग्जाम्पल लिखिएगा तो ढेर सारा एग्जाम्पल आप अपने से कर सकते हैं, क्योंकि रूल समझ में जब आ गई तब ट्रांसलेशन क्या है? कहीं से बना सकते हैं, कोई ट्रांसलेशन बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। आइए इससे अगला काम पर हम चलते हैं। अगला काम जो होगा अब निगेटिव सेंटेंस का होगा, नकारात्मक वाक्य का होगा। एक था अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस।
नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोला जाता है? नकारात्मक वाक्य। क्या बोला जाता है? नकारात्मक। ऊपर वाला भी मिटा देते हैं, पर जगह रहता है ना तो लिखने में ठीक रहता है। ध्यान से बाबू, जब से मैं ये स्टार्ट किया हूं तब से मुझे ये सिर्फ बातों का टेंशन रहता है, क्या आप लोग घर पर इसे पढ़ते हैं या नहीं, घर पर इसका रिवीजन करते हैं या नहीं। बाबू रिवीजन नहीं करोगे, बार बार इसको नहीं देखोगे तो बहुत दिक्कत होगा। एक कहावत है, एक कहावत है, इस पर कहावत सुनाता हूं, पर थोड़ा सा लिख देता हूं। किससे रिलेटेड? यदि आप इसको बार बार नहीं देखोगे तो फिर क्या होगी? दिक्कत होगी, भूल जाओगे तो कोई काम का नहीं हुआ पढ़ाई। इससे एक रिलेटेड कहावत है, पान सड़ा क्यों, घोड़ा अरा क्यों, रोटी जला क्यों, मोछ टेढ़ा क्यों और पढ़ाई भूला क्यों। सबका एक ही उत्तर है। रोटी को यदि आप बार बार उलट पुलट नहीं कीजिएगा, रोटी बनाने में जल जाएगा। बार बार करना मतलब रिवीजन करना। पान सड़ा क्यों, पान को भी बार बार पलट के पानी नहीं मारते रहिएगा, सड़ जाएगा, है ना। घोड़ा अरा क्यों, घोड़ा को यदि आप बार बार नहीं दौड़ाते रहते हैं, रेस में ले जाते हैं या मान के चलिए उसकी सवारी नहीं करते हैं तो वो हारने लगता है, यानी रुकने लगता है, यानी उसको भी बार बार मतलब रिवीजन। मोछ टेढ़ा क्यों, ये मोछ जो होता है ये टेढ़ा क्यों हो जाता है? जब बार बार आप इसको ऐसे ऐसे नहीं करते रहिएगा तो ये टेढ़ा हो जाएगा। ऐसे ऐसे बार बार करते रहिएगा सीधा होगा। तो बार बार मतलब रिवीजन, है ना। उसी तरह से पढ़ाई भूला क्यों, पढ़ाई को भी बार बार रिवीजन नहीं किया गया इसलिए भूला। इसीलिए रिवीजन बहुत ही बेहद आवश्यक है। रिवीजन करते रहे तो आपकी पढ़ाई अमानत आपके साथ रहेगी, नहीं तो ये आपके साथ छोड़ देगी, है ना। यदि थोड़ा सा भी आप इनसे नजर हटा दिए तो ये बेवफा हो जाता है, यानी आपका साथ छोड़ देता है। और थोड़ा सा यदि आप इसका साथ निभाते हैं तो जिंदगी भर ये आपका साथ निभाता है, आपके जीवन को रंगीन बना देता है, आपके जीवन को सफल बना देता है, आपके जीवन को चार चांद लगा देता है। आई बात समझ में? आइए आगे देखते हैं। स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव हम लोग देख लिए, आप देखेंगे निगेटिव। स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक, जिसमें ना का जनरली क्या हो, यानी कोई भी स्टेटमेंट ना के अर्थ में आता हो, उसे को क्या कहा जाता है? नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा हट के हो जाता है। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज, डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, अदर वर्ड्स प्लस फुल स्टॉप, है ना। सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अदर वर्ड्स में आप पहले की बात ही जानते हैं, क्या क्या मिला होता है? ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बता दिए, कंप्लीमेंट क्या होता है बता दिए हैं, ध्यान में रखिएगा। इसको क्या रखना है बाबू? ध्यान में रखना है, ध्यान से निकालना नहीं है, हमेशा ध्यान में रखिए। सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, है ना। यहां से आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो अब यहां पर डू डज किसके साथ आएगा, ये ध्यान देने योग्य बात है। डू किसके साथ और डज किसके साथ? तो बाबू अभी आपको बताए थे, ये डू जो है वर्ब का पहला रूप है और ये डज जो है वर्ब का क्या है? पांचवा रूप है।
वर्ब का पहला रूप होता है प्लूरल, अब वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है? सिंगुलर, है ना। तो जो सिंगुलर उसके साथ सिंगुलर, जो प्लूरल इनके साथ प्लूरल। और क्लियर हुआ? डू डज में कहीं से गलती नहीं होगा यदि इस बात को ध्यान रखेंगे। डू क्या है? वर्ब का पहला रूप है। अब वर्ब का पहला रूप क्या? प्लूरल। और जब ये प्लूरल तो इसके साथ क्या आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट, यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये आएगा। डज क्या है? वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब का पांचवा रूप क्या होता है? सिंगुलर। और जब यह सिंगुलर है तो ये किसके साथ आएगा? तो यह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा। अब प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है उनके लिए इससे पूर्व के वीडियो में हमने टेबल बनाया था। यदि इस बात को याद रखिएगा तो डू डज का प्रयोग करने में कहीं से गलती नहीं होगा। डू क्या है? B1 तो प्लूरल, तो सब्जेक्ट क्या आएगा? प्लूरल के साथ। डज क्या है? B5, B5 क्या होता है? सिंगुलर, तो ये किसके साथ आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, है ना। अब देखिए बाबू, ये बात तो समझ में आ गई, सभी आदमी इसको लिख लिए हैं। एक एग्जांपल देकर थोड़ा सा ऑक्सिलरी वर्ब का भी आपको कंसेप्ट हमको देना पड़ेगा, है ना। इसको पहले ध्यान से देख लीजिए। एक एग्जांपल देख लीजिए। सोनी प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाती है। अब देखिए बाबू, स्टेटमेंट क्या हो गया? चेंज नहीं हो गया? पहले हाँ के अर्थ में आता था, अब ना के अर्थ में आता है, लेकिन टी है इसके अंत में भी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। तो इसका बनाने का स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? अपनी सोनी, तो अपनी सोनी आ गई सब्जेक्ट। अब क्या है? डू या डज, तो सोनी क्या है? थर्ड पर्सन का सिंगुलर, तो सिंगुलर इसमें डू और डज में कौन है? सिंगुलर, तो डज है सिंगुलर, तो सोनी के साथ आ जाएगा डज, सोनी डज। अब क्या देना है? नोट, तो नोट आ गया। अब क्या रखना है? वर्ब का पहला रूप, तो जाना का क्या होता है? गो, कहाँ? तो गो टू, स्कूल है ना, स्कूल। ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब कंप्लीमेंट क्या हो गया? प्रतिदिन, तो लास्ट में आ जाएगा एवरीडे। आई एवरीडे आ गया ना बाबू रे। नहीं तो क्या लिख दोगे? डेली, है ना। यहां से देखिए फिर आगे जो निगेटिव में क्या हुआ है, जो सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब आ गया है। सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब कौन है? डू और डज। डू कौन है? B1। B1 क्या होता है? प्लूरल। आएगा किसके साथ? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। डज क्या है? सिंगुलर। B5 है सिंगुलर। सिंगुलर है तो किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल में क्या दिए? सोनी प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाती है, तो क्या हो गया? सोनी डज नॉट गो टू स्कूल एवरीडे या डेली, या सोनी डजंट गो टू स्कूल एवरीडे। कोई दिक्कत? यहां तक किसी को किसी भी प्रकार की समझने में कोई परेशानी है तो बोलिए, जल्दी से लिखिए। जिसको लिखना है बाबू हम बताने जा रहे हैं, जिसको लिखना है जल्द से जल्द लिखे। जिसको लगता है मुझे लिखने की आवश्यकता है वह बाबू कॉपी कलम हाथ में खोल के रखिए, और जहां जरूरत लगता हो तुरंत एकदम लिख लीजिए। जल्दी लिखिए बाबू। यहाँ पर हम एक अब थोड़ा सा ऑक्सिलरी वर्ब का एक अब ऑक्सिलरी वर्ब सबका भी जिक्र होगा। तो ऑक्सिलरी वर्ब कितना होता है उसका एक बॉक्स बना देते हैं ताकि ऑक्सिलरी वर्ब आपको याद रहेगा, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? जो मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए आता है, जो मेन वर्ब से पूर्व आता है, उसी को क्या कहा जाता है? ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है। कितने ऑक्सिलरी वर्ब हैं? हाउ मेनी ऑक्सिलरी वर्ब?
तो ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या है 24। कितनी संख्या है? 24। 24 है ऑक्सिलरी वर्ब। कितने ऑक्सिलरी वर्ब है? 24। 24 ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या है 24। ध्यान से देखिएगा, टाइम बहुत हो चुका है। आप भी इसी तरह से एक बॉक्स बना लीजिए ताकि याद रहेगा, है ना। देखिए मैंने एक सर्कल बनाया, वैसे आप जनरली भी लिख सकते हैं। मेरा आदत है थोड़ा सा कुछ यूनिक करके लिखने का, पढ़ाने का। सब चीज में हम थोड़ा सा अलग हट के, दूसरे ट्यूशनों से अलग हटकर काम करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब सहायक क्रिया, है ना। इसकी संख्या कितनी है? 24। इसी को हेल्पिंग वर्ब्स भी बोला जाता है, इसी को असिस्टेंट वर्ब भी बोला जाता है। इसी को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब भी, इसी को बोला जाता है असिस्टेंट वर्ब भी। हेल्पिंग वर्ब भी, असिस्टेंट वर्ब भी। इसकी संख्या 24। इस 24 को जो है 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। एक का नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, एक का नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, यानी प्राथमिक सहायक क्रियाएं। प्राथमिक सहायक क्रियाएं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। एक का नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरा का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या नाम है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या कितनी है? तो टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या 24 है। 24 कितने भागों में बटी है? 2 भागों में बटी है। एक का नाम है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। यानी ऑक्सिलरी वर्ब्स की संख्या 24 और 24 को कितने भागों में? 2 भागों में। एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, इसकी संख्या कितनी है? 11। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसकी संख्या कितनी है? 13, है ना। 11 को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो एक का नाम होता है वर्ब टू बी, एक का नाम है वर्ब टू बी, है ना। इस वर्ब टू बी की संख्या कितनी है? 5। कौन सब इसके अंतर्गत आता है? इज, एम, आर, वाज, वेयर, वाज, वेयर। दूसरा जो है ये है वर्ब टू डू, जो अभी आप लोग निगेटिव में देखे थे। ये टू डू देखे थे, इसी की वजह से ये हमको बताना पड़ा। इसकी संख्या कितनी है? 3। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? डू, डज और डिड। डू डज का प्रयोग देखे थे अभी। एक और इसी में है कौन? तो इसी में एक आता है वर्ब टू हैव। वर्ब टू हैव की संख्या कितनी है? इसकी भी संख्या जो है 3 है। वर्ब टू हैव की भी संख्या कितनी है? 3 है। वर्ब टू हैव के अंतर्गत कौन सा आता है? तो हैज, हैव, हैड, हैज, हैव, हैड। तो देखिए 5 + 3 8, 8 + 3 11 हो गया। टोटल कितना? 24 2 भाग में बटा। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 11। 11 को भी कितने भागों में? 3 भागों में। पहला भाग वर्ब टू बी, दूसरा भाग वर्ब टू डू, तीसरा भाग वर्ब टू हैव। वर्ब टू बी की संख्या 5। कौन कौन? इज, एम, आर, वाज, वेयर। वर्ब टू डू की संख्या 3। कौन कौन? डू, डज, डिड। वर्ब टू हैव की संख्या 3। कौन कौन? हैज, हैव, हैड। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 13। इसके अंतर्गत आता कौन सा है? कैन, कुड, कैन, कुड, मे, कैन, कुड, मे, माइट, मे, माइट, मस्ट, मस्ट, शुड, वुड, शुड, वुड, शैल, विल। देखिए क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विल। उसके बाद यूज्ड टू,
नीड टू, आउट टू, और लास्ट में आता है एक जिसका नाम है डेयर। यही तेरा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये भी आपको मैं एक चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, यहाँ पर ज्यादा जिक्र इसका नहीं करूंगा, क्योंकि ये चैप्टर ही एक है आपको आपके सिलेबस में जो हमको फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जनरली जो है मूड्स को दर्शाने आता है। ये हम आपको एक चैप्टर ही है जो चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। इसको देख लीजिए तेजी से, ध्यान से देखना नहीं है। जिसको लिखने की आवश्यकता है लिख लीजिए, ऐसे गोल नहीं भी बनता है आप लोगों से, तो आप लोग यूं ऐसे ही कॉपी पर नोट कर ले, है ना। देख लीजिए तेजी तेजी, जिसको लिखना है लिख लीजिए। तो चलिए, अभी देखे होंगे आपने, हमने निगेटिव सेंटेंस को बताया, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर दिया। एक ही एग्जांपल उस पर दिया, इसलिए क्योंकि उसमें ऑक्सिलरी वर्ब का चर्चा हुआ था, इसलिए ऑक्सिलरी वर्ब का हमने क्या बना दिया, एक टेबल बता दिया, है ना। अगले वीडियो में फिर हम निगेटिव सेंटेंस का और एग्जांपल देकर फिर अगला पार्ट पर, इसी के अगला पार्ट इंट्रोगेटिव पर पहुंचेंगे। आशा करते हैं आप सभी बच्चे मेरे वीडियो को देखते होंगे, बाहरी बच्चे भी देखते हैं। आप लोगों के लिए ही हम ये वीडियो बनाते हैं। आप लोग वीडियो को देखें, अच्छा लगने पर पैसा नहीं लगता है, लाइक और कमेंट जरूर करें, ताकि हमको आत्मविश्वास मेरा बढ़ता रहे, हमको लगे जो मेरा काम सार्थक हो रहा है, ताकि मैं प्रेरित होकर आगे इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो YouTube पर जाकर अनिल इंग्लिश क्लासेस लिखकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकन बना होता है, उसको भी टच कर दे, क्लिक कर दे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आशा करता हूं आप मेरे वीडियो को देखेंगे, अच्छा लगने पर जरूर कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिंद। सी यू अगेन, मिस यू। बाय बाबू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं चलता हूं, आपको अगले वीडियो में इससे आगे का टॉपिक बताने के लिए मैं फिर से आप लोगों के लिए ऑनलाइन आऊंगा, फिर से आप लोगों को इससे आगे का चीजें बताऊंगा। धन्यवाद।